जी आनंद भाई। मनीष भाई, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आपका आवाज क्लियर है। ओके। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल हाय भगवान की हाय कृपा आनंद है। भाई। हाय हाय हाय, सबको नमस्ते। सबका दिन मंगल हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज मैंने सवेरे से अभी तक शराब नहीं पिया। और शराब न पीने की वजह से ना, आज मेरा मानसिक संतुलन भी बना हुआ है। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और आने के बाद में समझ में आया कि भैया, मैं जो कर रहा था एक बीमारी के तहत कर रहा था। और जो भी मेरे आपसे कारनामे हो रहे थे उल्टे सीधे, तो वो सब शराब पीने के बाद ही होते थे। और शराब पीने के पहले नहीं होते थे। तो सबसे पहले तो मैं भूल जाऊंगा, फाइनल ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने मुझे आज बोलने का यहाँ मौका दिया। और कभी कभी याद कर लेते तो विजय भैया का भी धन्यवाद और मनीष भैया का भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट भी बड़ा अच्छा दिया। इस सॉल्ट टू पास, ये पल भी बीत जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया ना दोस्तों, तो बड़े बुरे हालातों में आया। आखिरी के दिन पूरी बर्बादी कर, पूरी बर्बादी बोलो तो सब कुछ जा चुका था। यहाँ तक के कि मेरा बोलने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा था। शराब ने आखिरी आखिरी के दिनों में इतना बुरी तरीके से पजाड़ा है कि हर वो चीज मेरे पास से जा चुकी थी। रिश्ते, नाते, पैसा, पानी, घर दार, बीवी, बच्चे, माँ बाप, सब ने मुझे छोड़ दिया था। और दर दर की ठोकरें खा रहा था और फुटपाथ पे जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन आखिरी तक दोस्तों, मैं मानने को तैयार नहीं था कि ये जो भी हुआ, ये मेरे साथ शराब ने की। क्योंकि अब मुझे मालूम ही नहीं था दोस्त। और जाने अनजाने में अल्कोहलिक एनोनिमस का जब मुझे मैसेज मिला, तो मैं 4 साल से फुटपाथ की जिंदगी जी रहा था। और एक जगह हमाली करता था और पड़े रहता था। और फुटपाथ पे सोना, भिखारी लोगों के साथ रहना। और ऐसे में दोस्तों क्या हुआ कि शराब बहुत पीने की वजह से, खाना खाता था, शराब ज्यादा पीता था और काफी बीमार अवस्था में आ गया। और बीमार अवस्था में आने के बाद में मैं मेडिकल में इलाज करने जाता था। और उधर से आते आते शराब पीता था। एक भट्टी पड़ती थी हनुमान नगर में, तो वहां से आते आते मैं शराब पीता था। और एक दिन बहुत परेशान अवस्था में था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि यार, तुम बोले अगर ये बीमारी के ऊपर इलाज चालू है तुम्हारा और तुम शराब पियोगे तो मर जाओगे बोले। तो बोले तुम यार शराब मत पियो, कहीं ना कहीं बोले शराब छोड़ने की कोशिश करो बोले। तो मैं दोस्तों उस दिन भगवान से बहुत प्रेयर कर रहा था और भगवान से हाथ जोड़ रहा था कि भगवान, मुझे कोई तो भी ऐसा रास्ता बता कि जहां मेरी शराब छूट जाए। और या तो फिर मुझे दुनिया से उठा ले। बहुत परेशान हो गया था। लेकिन उसी दिन दोस्तों, दोपहर की बात है, मैं वो एक शुक्रवारी तालाब है वहाँ बगीचा है, एक गार्डन में दोपहर में जाके सोता था। तो मैं आते आते बोला यार, बगीचे में आराम करूंगा। तो उस रास्ते के ऊपर मेरे को 10-20 लोग बैठे दिखे। मीटिंग चालू थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग है करके। वहां पे भी आने के बाद में मैं रुक गया और मेरा निगेटिव पार्ट काम कर गया कि मैं बोला यार, इनमें से किसी कोई जान पहचान वाला अगर मिल जाए तो 100 रुपए इनसे झटक लूंगा और वो पैसे की शराब पीऊंगा। लेकिन दोस्तों, भगवान ने बहुत अच्छा एक दूध बना के मेरे जीवन में उस आदमी को भेजा। वो आदमी वहाँ बैठा था, वो आज दुनिया में नहीं है, विश्वनाथ जी। वो उन्होंने मुझे आवाज दी और बैठा ले, तो मैंने उनसे भी आड़ी टेढ़ी बात किया। फिर दूसरा एक ओल्ड टाइमर उठा, उन्होंने मुझे बैठाला, समझा बुझा के। और बेटा बोले आप बैठो, तो बोले सुनो, तो बोले अगर अच्छा लगेगा तो बैठना बोले, नहीं तो उठ के चले जाना बोले। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं वो मीटिंग में रुका
और मैं शराब पीने पी के होने की वजह से मेरे कुछ समझ में नहीं आया पहले दिन। और उन्होंने एक कागज दिए मुझे, और वहां से मैं दोस्तों मीटिंग खत्म हुई और मैं निकल गया जहां मैं रहता था, जो अड्डा था मेरा। और वो अड्डे के ऊपर जाके फिर शराब पिया, और दूसरे रात में सोया। और दूसरे दिन दोस्तों सवेरे जब मेरी नींद खुली, तो मैं मुंह धोया, एक नल के ऊपर मुंह धोता था, वहां मुंह वगैरह धोया, और बोला यार अपने जेब में कितने पैसे है। तो उस समय 4:30-5 बजे से बैठी है। और जो आदमी बाहरी जिंदगी जीता है फुटपाथ पे, तो उसको मालूम है कि वो कभी रात भर पूरी रात सो ही नहीं सकता। और मेरी नशा उतरी कि मुझे शराब लगती थी। तो मैं उठा और मुंह वगैरह धोया, मुंह पे पानी मारा, और एक भट्टी रात भर खुली रहती थी हमारे तरफ, काटन मार्केट में। तो उस भट्टी की तरफ निकला और मैंने जेब में हाथ डाला दोस्तों, तो मेरे पास में 30 या 32 रुपए थे। तो मैं बोला हो जाता जुगाड़ अपना। और साथ में एक कागज निकला, तो वो पर्चा अल्कोहलिक एनोनिमस का था। और उस पर्चे के ऊपर से मुझे आज याद आता है, वो बाद में दूंगा मैं उदाहरण। तो वो पर्चा मैंने जैसा देखा दोस्तों, तो मैंने बोला यार ये किसने दिया अपने को, किसने दिया। तो दारू पीने वाला आदमी भूल जाता। तो मुझे याद आया कि मैं कल कहीं तो भी गया था, और किसी ने बोला था कि सवेरे की मीटिंग होती है। अरे यार बोला वो तो अच्छे लोग दिखे। साला बोला यार इन लोगों से नजदीकी बढ़ाते, और इसे कुछ पैसे की टोपी देके बोला अपन अपनी शराब के ऊपर काम करते और टोपी देके निकल जाएंगे। तो मेरे दिल में वो वहम आया। और मैं दोस्तों उस दिन दारू नहीं पिया, और सवेरे जाके वो सुप्रभात ग्रुप था नागपुर में, सवेरे का एक ही ग्रुप था पहले, तो उस ग्रुप में जाके बैठा। और उस ग्रुप में दोस्तों सुना मैंने, तो क्या है कि लावारिस आदमी भूखा बैठा पैसा बैठा है, उसके कुछ समझ में आता नहीं। तो मेरे दोस्तों उस मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आया। बाद में फिर वो शेषराव दादा वगैरह पुराने ओल्ड मेंबर आज दुनिया में नहीं है, उन लोगों ने बोले कि बेटा तू रोज आया कर, तेरा सब अच्छा हो जाएगा। मैं उसी दिन फिर दोपहर की मीटिंग किया, और दोपहर तक के मैं शराब नहीं किया दोस्तों। जो पैसे मेरे पास थे नाश्ता पानी किया, और झुनका भाकर में जाके खाना वाना खाया। और उसके बाद में वो मेरा सफर वहाँ चालू हुआ दोस्त। तो यहाँ मुझे ईमानदारी की बात बताया गया कि भैया अगर तुम्हारे अंदर अगर ईमानदारी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शराब पिला नहीं सकती, और तुम्हारे मुंह में कोई डाल नहीं सकती। तो वहां से मेरा सफर चालू हुआ दोस्त। तो मेरे बहुत बेकार परिस्थिति दोस्तों, मैं बताऊंगा कि मैं मीटिंग में आता तो मैं रास्ता था। मेरे दो चार पुराने, मेरे समय के कुछ पुराने लोग ऐसे मेंबर थे कि जो मुझे सवेरे नाश्ता करवाते थे, एक छोड़ के दो दो प्लेट नाश्ता करवाते थे। कोई चाय पिलाता था, कोई दूध पिलाता था, और मुझे बोलते थे कि बेटा तू मीटिंग में आते रहे। और दूसरे के कुछ दिन होने के बाद में, जान पहचान होने के बाद में, माल एरिया के मेंबर मुझे कोई अपने घर के छत के ऊपर सुलाता था, कोई इधर उधर सुलाता था। तो मैं बोलता था कि यार कैसा होगा मेरे जीवन का, क्या होगा। तो मुझे हमेशा बोलते थे कि तू सिर्फ आते रहे बोले, और ये आने वाले दिनों में सब तेरा बराबर हो जाएगा। तो ये जो टाइम है ना, एक जैसा नहीं रहा। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे मेरी जान पहचान एक ओल्ड टाइमर से हुई, और उसी को मैंने 2-2.5 महीने के बाद में अपना स्पॉन्सर बना लिया। तो उसके साथ में रहने लगा, तो वो मेरा सारा इंतजाम कर देता था। और भगवान आज उनके आत्मा को शांति दे कि वही आदमी की वजह से मैं आज इतना अच्छा जीवन जी रहा हूँ। अगर वो मेरे जीवन में नहीं आते तो कदापि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में रहता भी नहीं, और ठीक भी नहीं पाता था इतने सालों। तो उस आदमी को, उसके मार्गदर्शन पे उसने मुझे बताया कि आनंद सब बेटा बरोबर हो जाएगा। और कुछ दिनों की 3-4 महीने की मेरी सोसाइटी थी। तो मैं उसको बोलता था कि यार ये तो सब ठीक है, और जैसा ही दूर होने लगा और शरीर अच्छा हुआ, मेरा दिमाग काम करना चालू किया। तो मेरी सोच थी
कि मेरा परिवार जल्दी वापस आ जाए। तो दोस्तों, परिवार आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे 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 अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा टाइम अच्छा आते गया। टाइम क्या अच्छा आते गया मेरा, मुझे 2 टाइम का खाना मिलने लगा और कहीं ना कहीं मेरा रहने का ठिकाना हो गया। यहाँ के लोग मुझे अपने परिवार में ले जाने लगे। कई लोग दिलासा देते थे कि यार आनंद, एक दिन तुम भी यार हमारे जैसा जीवन जिएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता था, यार भगवान, कि मैंने ऐसे कौन से पाप किया कि जो तूने मुझे इस दलदल में फंसाया और मेरे साथ में ये सब करवाया, कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में। अच्छे घर का लड़का, अच्छे परिवार में पैदा हुआ, एक समय गवर्नमेंट ड्यूटी थी, खुद का मकान था, एक बच्ची थी, और उसके बाद में मैंने इतनी पीड़ा भोगा। तो ये सब भगवान, कैसा होऊंगा, क्या होऊंगा। और भगवान से प्रार्थना करता था कि अब मैं दारू से दूर हूँ, जल्दी मेरा परिवार आ जाना चाहिए। तो धीरे धीरे दोस्तों, लेट लतीफ क्यों न हो, धीरे धीरे मेरा समय बीतता गया, टाइम निकलता गया, और धीरे धीरे अच्छी बातें मेरे कान में आते गई। तो बहुत से लोगों की शेयरिंग के माध्यम से मुझे सुनने में आया कि भैया, मैं कितना भी चाहूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, तो मेरे मर्जी से कुछ होने वाला नहीं है। जो ऊपर वाला चाहे तो अच्छा ही जाएगा। तो अगर मैं पॉजिटिव रीत्या कृति कर रहा हूँ और ईमानदारी से मीटिंग कर रहा हूँ और भगवान के ऊपर निर्भर हो गया, तो भगवान मेरे साथ अच्छा करने वाला है। तो उन दिनों मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार भगवान, अभी तक तो तू मेरे साथ में अच्छा ही किया, ये 4 5 6 महीने में, इसके आगे भी तू अच्छा ही करेगा। तो एक समय की बात है, मैं मीटिंग कर रहा था और रेगुलर मेरी मीटिंग चालू थी, और मैं मेरे स्पॉन्सर के घर गया। और उस दिन मेरे को बड़ी भूख लग गई थी सवेरे, तो के पहले मैं उदाहरण दे चुका हूँ। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला कि भैया आनंद, मीटिंग जाना है दोपहर की। बोला यार ठीक है, बोला कुछ है तो नाश्ता पानी करवा दो। तो बोले पहले मीटिंग कर। और मीटिंग से उठे और उसके घर गए, तो उसके घर में भी कोई नहीं था। उसके बच्चे लोग, उसकी मिसेस वगैरह कहीं गई थी। और वो आदमी थोड़ा क्या है कि थोड़ा कभी कभी हंसी मजाक कर लेता। तो उसने मुझे, दोस्तों बोले, बॉय मैं अभी कुछ तेरे लिए बना था बोले। और उसने वो 2 3 दिन का चावल फ्रिज में रखा था, वो चावल को बघार दिया। और 2 कागज लाया उसने, एक कागज अपनी खुद लिया और एक कागज मेरे को दिया। तो वो कागज के ऊपर उसने वो बघारा चावल रखा और वो अंदर गया पानी लाने। तो मैंने वो चावल की बास लेके देखा, साला वो तो इतना पसीजे जैसा चावल था वो, कि वो चावल की बात आ रही थी। और वो बुड्ढे को बोला, यार एक आधी प्लेट नहीं क्या तुम्हारे घर में। तो बोले, यार तू कोई लखोपति की औलाद है क्या, बोले कि कोई रईस है, बोले तेरे को प्लेट में दूं। बोले वो कागज में दिया, खा बोले। और वो बाबा जी ने, उसने वो चावल खाया और मैंने थोड़ा सा वो उधर गया, मैंने वो चावल फेंक दिया। और उसके बाद में उसने मुझे बोले, नाराज मत हो, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। अरे मला, ऐसी कौन सी परीक्षा है, साला ऐसा खाना तो भिखारी को भी नहीं देते, बोला कागज में। तो वो बोले, उसने बताया मेरे को कि बोले ये जो टाइम आया, ये जो समय आया, किसके वजह से आया बोले। तो साला मैं सोचने पे मजबूर हो गया। बोला सही बात है यार, मेरे घमंड और मेरे अहंकार में और मेरे शराब ने मुझे वो समय देखने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद में उसने मुझे खाना वाना खिलाया और सर पे हाथ घुमाया। बेटा बोले, परेशानी जो भी आती है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं रहेगी, और परेशानी एक जगह कभी नहीं रहती बोले। आज अगर तेरे ऊपर है तो कल किसी और पे आएंगी बोले। तेरा भी आने वाला समय बदलने वाला है बोले, तू चिंता मत कर बोले। और ऐसा करते करते मेरा समय निकल गया बोले। और 8 10 महीने के बाद में मेरी मिसेस कोर्ट से आई, और कोर्ट से आने के बाद में मेरे पास में बहुत बेकार परिस्थिति, मेरे को काम धंधा नहीं था, मेरा रहने का ठिकाना नहीं था, और मेरे पास में भांडे बर्तन नहीं थे। यानी जिंदगी पूरी मैंने खत्म कर दिया था, जीरो हो गया था।
और आप लोग समझ सकते हो कि एक फुटपाथी आदमी के पास में क्या बचेंगे। और मैं 7-8 महीने है ना सिर्फ मीटिंग ही कर रहा था। नागपुर शहर में उतने ग्रुप नहीं थे। जब विजय चेयरमैन थे, विजय बाबू जब चेयरमैन थे, उस समय उतने ग्रुप थे नहीं। आज बहुत ग्रुप है। तो मैं क्या करता था, पैदल ही पैदल पूरा नागपुर शहर घूमता था। और धीरे धीरे वो मेरा टाइम निकलते गया। दोस्तों एक दिन ऐसा आया मेरी जिंदगी में कि मेरी मिसेस कोर्ट से वापस आई। और वापस आने के बाद में एक यंग मेंबर ने बहुत मदद की है। उसने मुझे दोस्तों एक किराए का रूम दिलवा दिया। और बोला यार भाऊ, बोला वो पैसे हो गए। अरे उसकी चिंता मत कर बोल, किराए का रूम दिलवा दिया। उसके बाद में उसने अपने घर से मेरे को बर्तन लाके दिया। एक जन ने पलंग दिया, एक जन ने गद्दा लाके दिया। और वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई दोस्तों। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों को भूलना ही नहीं चाहता। मेरी जिंदगी में जो जो लोगों ने मदद की है और जिन लोगों ने मदद नहीं की, विचारों की मदद की है, तो वो लोगों का भी बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में स्थान है। तो वहां से मेरी जिंदगी चालू हो गई। और बाद में दोस्तों मैं केवल और केवल मीटिंग कर रहा था। और उस समय तक मेरे पिताजी से मेरी नजदीकियां बढ़ गई थी। मेरे पिताजी को किसी ने बता दिया था कि तुम्हारा लड़का सुधर गया और सब अच्छा हो गया। तो मेरे पिताजी कुछ पैसे की मदद करते थे मेरे को। और मैं केवल और केवल मीटिंग में बैठे रहता था। और मीटिंग में बैठे रहता था, दोनों तीनों चारों मीटिंगें करता था। और बस एक ही बात वोल्ट टाइमर से पूछता था कि यार मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव होगा कि नहीं? ये जो गया है ये वापस आएगा कि नहीं? मैंने मकान बेचा, मेरी ड्यूटी गई, मेरा नुकसान हुआ, लाखों रुपए मैंने लोगों का खत्म किया, उड़ाया, कुछ मेरे उड़ाया, कुछ कर्जा किया। तो वो लोग मुझे समझाते थे कि भैया उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए तुझे मेहनत करना पड़ेगा। और शराबी दिनों में मैं जिम्मेदारी का एहसास भूल गया था कि भैया मेरे पीछे कुछ, मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है, किराए का मकान है, घर में किराना लगता। तो एक दो ओल्ड टाइमर ने मुझे मीटिंग से भगाए। अबे काम धंधा करना बोले, अभी बोले साल भर होते आएगा बोले, तो काम धंधा कब करेंगा बोले, तेरे को कुछ समझता कि नहीं बोले। तो मैं बोला क्या कर, तो बोले ये बच्ची है, ये औरत है, इसका पालन पोषण कौन करेगा बोले, किराए का मकान है, किराया कौन देगा बोले। तो वहां से मेरा जो टर्निंग पॉइंट चालू हुआ दोस्तों, सही प्रोग्राम मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, जो जिम्मेदारियों से मैं भागता था बार बार, और इसीलिए जीवन में मेरे शराब आती थी कि मैं अपनी जरूरतें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता था। तो मैं और दलदल में फंसते जा रहा था, मेरा समय और खराब होते जा रहा था। लेकिन दोस्तों वहां से मैंने काम धंधे की शुरुआत किया। और धीरे 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 दोस्तों, किराए का मकान था, 2,000 रुपए पेमेंट मिलती थी, एक जगह ड्यूटी लगा था। और वो 2,000 में से 600 रुपए, 800 रुपए किराया था। और 1,500 रुपए मेरी मिसेस घर चलाती थी। और मैं वहां से पैदल आता था दोस्तों, वो इंदौरी चौक से लश्करी बाग से पैदल आता था लोकमत। और उसके बीच में भी सवेरे 6 बजे निकलता था, सुप्रभात की ग्रुप की मीटिंग करता था। और डब्बा बांध के पैदल 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 वो कमाल चौक के पुलिया से गणेश पेट आता था। और वहां से मीटिंग करने के बाद वहां से मैं ड्यूटी जाता था। और ड्यूटी से दोस्तों 6 बजे छूटता था। और 6 बजे के बाद 7 बजे की मीटिंग करता था। और मीटिंग करने के बाद में घर जाता था। तो मेरे जेब में चाय पीने पैसे नहीं रहते थे। और मैं मीटिंग की चाय पी के घर जाता था। और ऐसा अवस्था में दोस्तों मेरा समय बदलते गया। धीरे धीरे दोस्तों पेमेंट बढ़ते गई। उसके बाद में दोस्तों बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, क्योंकि मैं दिमाग का बड़ा तेज था। और मेरे को बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज था। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले भी मैंने 2-3 धंधे किए। और वो धंधे में शराब के वजह से डूब गया। लेकिन 2-3 किस्म की एजेंसी थी, खाना था, और गवर्नमेंट सर्वेंट रहने के बाद में अच्छा खासा, और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था तो दिमाग था। तो मैंने दोस्तों जिस बिल्डर के पास में ड्यूटी कर रहा था, उसी बिल्डर को मैंने 200 प्लाट, खाली प्लाट बेचा, दूसरे के प्लाट। तो उसमें मुझे अच्छा खासा कमीशन मिल गया। तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता था कि भगवान यार
तूने बहुत अच्छा किया कि मेरे पास पैसा पानी नहीं था। और धीरे धीरे जो लोगों के कर्जे थे वो कर्जे मैंने चुकाना चालू किया। मेरे ऊपर ज्यादा कर्जा वर्जा नहीं था, 1-2 लाख रुपए का कर्जा था, तो वो मैं चुटकियों में मेरा 2-3 सालों में कर्जा निकल गया। और लोग मेरे घर में मांगने भी नहीं आए। लोग मुझे बोलते थे कि भैया तू शराब नहीं पी रहा ना, यही हमारे लिए तूने पैसे दे दिया समझेंगे बोले, लेकिन तू अपनी जिंदगी अच्छी जी बोले। तो लोग भी समझदार थे, लोग भी मुझे मदद करने वाले मिले। और उसके बाद में धीरे धीरे दोस्तों मेरे सोच में परिवर्तन होते गया। बड़ी खराब गंदी सोच। मेरे को ऐसा लगता था कि यार अपन किराए के मकान पुरता कमा लेते, अपने बाल बच्चे पाल लेते, अपनी मीटिंग चल रही है और अपन ने शराब छोड़ दी, तो अब सब बरोबर हो गए। लेकिन दोस्तों कुछ बातें यहाँ आने के बाद में बताते हैं कि भैया मेरे को शराब छोड़ना केवल मात्र मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने मेरे जिंदगी की जो अस्त व्यस्तता बना के रखी है, वो अस्त व्यस्तता को मुझे कैसा ठीक करना है। तो मेरी अस्त व्यस्तता जो हुई थी हर वो फ्रंट पे मैंने किया था, तो एक ही दिन में नहीं हुई थी। मैंने 27-28 साल शराब पिया, तो उसके कुछ साल तो मैंने ढंग तरीके से शराब पिया। लेकिन आखिरी के जो 8-10 साल जो थे, जो 7-8 साल जो गुजरे मेरे, तो वो पूरे बर्बादी के तरफ, वो समय मेरी पूरी बर्बादी हुई। तो एक एक दिन करते करते 8-10 साल लगे मेरी बर्बादी होने। तो इतने जल्दी मेरी बर्बादी जो हुई वो थोड़ी ठीक होने वाली है। मैं उसके लिए शराब छोड़ दूं, या मैं हवन कर लूं, या मैं पूजा पाठ कर लूं, तो उसके लिए कुछ समय मुझे देना पड़ेगा। तो ये ओल्ड टाइमरों के शेयरिंग के माध्यम से मेरे समझ में आया। और उसके बाद में उन्होंने जो 12 कदमों का प्रोग्राम रखे थे, तो वो 12 कदमों में कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए, कुछ किताबें पढ़ते हुए मेरे समझ में आया कि यार एक एक दिन के हिसाब से अपनी दारू रुक सकती है, तो एक एक दिन के हिसाब से अपना कर्जा क्यों नहीं दूर हो सकता। उसी तरीके से दोस्तों मैंने मेरे दूसरों के घरों में जाके देखा कि उनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे, वो अच्छे, कोई उल्टा मर अपने लड़कियों की शादी में बुलाते थे, तो अच्छे इसमें ढंग से शादी, राजा महाराजे जैसी शादी हो रही है और कोई चीज की कमी नहीं है। और वो उल्टाइमर अच्छा कोट वोट पहन के मंडप में खड़ा है और वो बोल रहा है कि आनंद भैया सब बरोबर होता है, देखो मैं भी ऐसा था, मेरी भी जिंदगी ऐसी थी। तो वो बातों का मेरे को कहीं ना कहीं एहसास हुआ और मेरे को लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा यार, लेकिन अपन ने भी अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए। तो मैंने मेरे बच्ची की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया दोस्त, और मेरी बच्ची भी अच्छी पढ़ लिख के तैयार होगी। उसको इस काबिल बना दिया मैंने कि आज अगर वो कहीं पे अपने पैरों पे खड़ी होगी तो उसका जीवन वो व्यतीत हो सकती। वो तकदीर का भाग है कि उसका जो हस्बैंड मिला उसको, मेरा जो जवाई मिला, तो उसके लेवल का मिला। तो मुझे ज्यादा उसके लिए तकलीफ करना नहीं पड़ा। मैंने, मेरी बच्ची ग्रेजुएशन हो गई थी, तो मेरे बच्ची के लिए मैं उल्टा टाइमरों से बात करता था कि यार मेरी लड़की की अभी इतनी उम्र होगी और उसकी शादी करना है। तो मेरे को उल्टा टाइमर लोग समझाते थे कि यार तू गड़बड़ क्यों करता है यार, बोले वो बच्ची पढ़ रही है, जब ऊपर वाला चाहेगा तो आज नहीं कल बोले उसके लिए कोई ना कोई लड़का उसने चुन के रखा है और अच्छा लड़का मिलेगा बोले। तो अचानक दोस्तों मैं, वो 2 साल बहुत तकलीफ के कटे मेरे, कि जिस बाप को बच्चियां रहती है ना, तो वो कितना भी पैसा पानी से सक्षम हो जाए, लेकिन उसका दर्द उसको खाता है। तो मैं भगवान के साथ में प्रार्थना करता था दोस्तों। ऐसा करते करते मेरा वो एक एक दिन 2 साल बीत गए। और 2 साल के बाद में दोस्तों मेरे घर में एक रिश्तेदार आया और बोले बहुत तुम्हारी लड़की क्या कर रही। तो मैं बोला एलएलबी कर रही है और उसका अभी लास्ट ईयर चालू है। तो बोले यार एक लड़का है अपने समाज में, बोले एलएलबी कर रहा है और उसके उसके भी 1-2 साल बाकी है, बोले तो शादी करते होंगे। तो बोले मैं रिश्ता जुड़ाता हूँ। मैं बोला ठीक है। तो मैंने दोस्तों वो अ, लड़का लड़के वाले देखने आए, तो मैंने मेरे रिश्तेदारों को तो रिस्पेक्ट दिया, 1-2 जन को, लेकिन मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के पुराने मेंबर थे, उनको बैठाला उनके बैठक में। वो प्रकाश जी, वो
विजय बहु जानते हैं, तो प्रकाश जी जिंदा बेचारे, उनको बैठाला और प्रकाश जी से बात किया, तो वो रिश्ता अभी साला फेल हो गया, वो रिश्ता फेल हो गया। और उसके बाद में फिर दोस्तों एक दूसरा रिश्ता आया, तो वो भी लड़का एलएलबी था और वो लड़के से शादी हो गई। तो दोनों लेवल के मिले, तो उनके विचार मिलते नहीं थे, एक में के विचार मिलते नहीं थे। उनके 2 4 6 महीने के बाद में उनके परिवार में कलह होती थी। तो एक दो बार मैंने गुस्से से काम लिया, लेकिन मुझे यहाँ के उल्टा टाइमरों ने समझाया कि बोले ऐसा नहीं है, जो समय है वो समय निकल जाएगा बोले, और तुम्हारे मुंह से अगर कोई बात अगर तुम गलत बोल दिए, वो बात रह जाएगी बोले, उससे तुम्हारे लड़की के जीवन में बाधाएं पैदा हो सकती बोले। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे जवाई को बोलना बंद कर दिया, और मैं मेरे लड़की को और लड़की के सास को, दोनों को हिसाब से समझाता था। लड़की को बोलता था माँ के जैसी इसका तेरे को करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और उसके सास को बोलता था कि तुम्हारी लड़की की जैसी है, तुमको एक ही लड़का है, तुम इसको लड़की समझ के उसके साथ बर्ताव करो। तो धीरे 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 वो परिस्थिति नॉर्मल होती गई। आज देखता तो वो लड़की 2 बच्चे की माँ बन गई है, आज अच्छा हंस खुश के रहते हैं। और जो आदमी दोस्तों एक समय साइकिल नहीं थी, धीरे 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 ऊपर वाले से प्रार्थना करते और एक एक दिन के हिसाब से मेहनत करते हुए आज धीरे धीरे, पहले 2 3 साल में दोस्तों मेरे पास में साइकिल आई, उसके बाद में धीरे से 2 व्हीलर गाड़ी लिया, उसके बाद में दोस्तों 5 साल के सोसाइटी में 4 व्हीलर आई। तो धीरे 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 समय बदलता गया दोस्तों। दो 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 पैसे को जमा करके बच्ची की शादी किया, बच्ची की शादी अच्छी मात्रा में किया, तो कोई तकलीफ नहीं की दोस्त। मुझे किसी के पास में एक पैसे का भीख नहीं मांगना पड़ा। ऊपर वाले ने मेरा जो नियोजन है अपने ढंग से करके रखा था। लेकिन मैं जो आदमी हूँ दोस्तों, मैं जल्दबाजी में बहुत सी गलतियां करता हूँ। यहाँ मैंने देखा इतने साल के सोसाइटी में, अभी आने वाले कुछ महीने में मेरे को 2 4 महीने में 18 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये 18 साल में देखा कि मेरे साथ में जो लोग आए थे, कई लोग जुए सट्टे में बर्बाद हो गए, एक दो लोगों ने आत्महत्या की है, और कई लोग आज भी वही स्थिति में जी रहे हैं। लेकिन 2 4 ही जो लोग हैं, हम लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज देखता हूँ दोस्तों मैं कि वही जगह है जहां मैं ड्यूटी लगा था, जो फील्ड मैंने चुना था। मैं तो 50 फील्ड वाला आदमी था, लेकिन आखिरी में जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तो जो उस बिल्डर के पास में लगा, तो आज तक उसी के पास हूँ। तो वहां मैंने तजुर्बा हासिल किया। तजुर्बा हासिल करने के बाद में धीरे 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 मेरी पेमेंट बढ़ती गई। तो आज मेरी 3 गुना पेमेंट बढ़ गई, 3 4 गुना पेमेंट बढ़ गई। उसके बाद में देखता हूँ दोस्तों मैं, मेरे को कंपनी पेट्रोल देती है, हर वो चीज कंपनी खर्चा करती है। कहीं बाहर गांव भेजना है, कंपनी अपने पैसे से भेजती है। और एक समय ऐसा आया दोस्तों कि मैं जो सोच नहीं सकता था, मैं जिस मालक को गाली देता था एक समय, फुल टाइमरों के पास में उसकी बुराई करता था, यार दिन दिन भर घुमाता, इधर घुमाता उधर घुमाता साइकिल से, यार ये आप जाओ वो आप जाओ। तो उसी मालक ने दोस्तों सबसे पहली गाड़ी मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया, और कुछ साल उसके होने के बाद में उसने मुझे गाड़ी लेके दिया। उसने बोला आनंद से साइकिल चलाना नहीं होता, भर धूप में तू घूमता रहता, तो मैं तुझे लोन के ऊपर गाड़ी लेके देता हूँ, तू पेमेंट से किस्त भराता। तो पहली गाड़ी दोस्तों मेरी 2 व्हीलर उसी ने लेके दिया। और उसके बाद में जो मेरा समय बदलते गया, मालक से मेरे रिलेशन बनते गए, तो मुझे यह बताया गया कि भैया वो जो तुमको काम देता है, जो देता है, तो पगार के विपरीत तुम थोड़ा काम ज्यादा करा करो। तो मैं उसके ना दोस्तों टाइम बे टाइम कभी भी काम सुनने लगा, कभी रात में फोन करा, कभी दिन में फोन करा, तो मेरे मुंह से नहीं निकलता था। और मैंने उसको दोस्तों सेकंडली भगवान मान लिया कि नहीं भैया, पहला भगवान मेरा ऊपर वाला है, और दूसरा भगवान ये है कि इसके वजह से मेरी जिंदगी
बेटर होते गई। अल्कोहलिक एनोनिमस सिर्फ विचार दे सकती है, ज्ञान दे सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों मुझे मेहनत करना पड़ेगा और प्रैक्टिकली 12 कदमों के ऊपर मुझे चलना पड़ेगा। तो बहुत से संकट आए दोस्तों। एक समय ऐसा आया दोस्तों कि मेरे पिताजी को मेरे मेरा छोटा भाई पालता था और मेरे पिताजी की आशा आकांक्षा ये थी कि मेरे पिताजी ये बोलते थे कि कुछ दिन तेरे इधर रहूंगा। और मैंने दोस्तों मेरे पिताजी को लाया। तो मेरे पिताजी को लाने के बाद में मेरे परिवार में झगड़े होने लगे। अब झगड़े होने के बाद में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन मेरे स्पॉन्सर इतने सक्षम थे कि मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि बोले तूने कल क्या खाया, वो तेरे पेट में है क्या? मला नहीं। तो बोले आज जो हुआ वो कल तेरे साथ थोड़ी होने वाला है, इसका रास्ता निकलेगा बोले। तो मेरी बड़ी लड़की बोलती थी कि देखो ये यहाँ संडास करते वहां संडास करते, बड़ा परेशान कर दिए थे। तो मैंने फिर मेरे भाई को समझाया, जिस भाई के पास वो रहती थी, यार बोला तू एक काम कर, कुछ पैसे मैं इनके नाम से दे दूंगा तेरे को महीने के, तो उनको अपने तरफ ही रख। तेरे पास में बहुत बड़ी जगह है, उसका प्लाट था गोरेवाड़ा में। तो हम दोनों चारों भाई बैठे और सबने आपस में सलाह मशूरा किए कि पिताजी के नाम से खर्चे के लिए 2-2, 3-3 हजार दे देंगे, तो उनकी दवाई दारू हो जाती। तो दोस्तों वो सब विलिंग हो गए। तो वो प्रकरण दोस्तों 2-3 महीने के अंदर ठंडा हो गया। उसके बाद में 2-3 साल के बाद में मेरी एक बहन अपाइज है। अपाइज बोलो तो शरीर से अच्छी है, हाथ पर सब सही सलामत है, आंखें सही सलामत है, लेकिन वो सुन नहीं सकती और वो गूंगी है, वो बोल नहीं पाती। तो वो लगभग मेरे से छोटी है। तो उसको पालने का विषय आ गया। अब उसको पालने का विषय आ गया। उस समय तक के मेरी परिस्थिति अच्छी हो गई, मकान फकान सब मैंने बना लिया ये। और मेरे भाइयों की नजर मेरे ऊपर पड़ी, तो बोले नहीं अब भाऊ तू इसको रखना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। तो उसको 2-4 महीने रखा। 2-4 महीने रखने के बाद में मेरे घर में फिर झगड़े उत्पन्न। वो क्या बोलती थी वो सुन नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, उधर से आए तो वो मेरे को बताती थी। तो उसके चक्कर में 1-2 बार मैंने मेरी मिसेस को मारने दौड़ा। तो फिर उसका भी रास्ता निकल गया। एक ओल्ड टाइमर है, उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि बोले बेटा इसका जीवन बड़ा खराब है, तुम भाई लोग हो जब तक ये जिएंगी, इसके बाद में कैसा करेंगे? तो बोले यार इसको एक काम करते, अपन एक वृद्धाश्रम है और वहां पे अच्छी देखरेख है और वहां पे बोले इसको डाल देते। तो उसको वहां पे डाले, उसको एक संस्था में। तो वो कम से कम आज वहां पे उसको 8 साल का जमाना हो गया। तो उसको संस्था वाले पगार भी देते और उसका जो महंगाई भत्ता है, ये जो है अपना संजय निराधार का, ये सब उसके कागज बनाए उन लोगों ने, कुछ कागज मेरे से ले लिए और आज उसके वो पैसे जमा करते। तो जब भी मैं जाता हूँ वहां पे, और हम तीनों चारों भाई वो संस्था को कुछ मदद करते रहते हैं हर साल की। कोई 5,000 देता, कोई 10,000 देता, वहाँ कोई कार्यक्रम रहता और वहां से हम लोग उसको महीना महीना 2-2 महीने के लिए लाते रहते छुट्टी के ऊपर। तो उससे क्या हो गया कि जो चीज से मैं घबराता था, मेरे को ऐसा लगता था ये बहुत बड़ा संकट आ गया, साला इधर उधर से अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ और जिंदगी जीने के बाद में भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहा, बार बार क्यों परीक्षा ले रहा। तो वो लड़की आज अच्छी है दोस्तों। वहां मैं जाता हूँ तो वो संस्था के लोग बोलते हैं कि भाऊ इनके इसके इतने लाख रुपए जमा हो गए, ये पैसा क्या करना। तो मैं उनको बोलता हूँ कोई तुम अच्छा कार्यक्रम करते हो, कार्यक्रम में इसके 20,000 डाल दिया करो, 10,000 डाल दिया करो। और महीना महीना 2-2 महीना रहती है, आती है, तो उसको कुछ लेके दो तो वो बोलती नहीं नहीं मेरे पास बहुत है। तो वो भी समझ गई कि भैया नहीं, मेरे को भाई लोग कितने दिन रखेंगे। तो जो आने वाला समय है ना दोस्तों, धीरे धीरे मेरी जिंदगी से वो निकलते रहता और एक समय के बाद में उसके ऊपर कैसा है जाला लगते रहता और वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के बारे में मैं सोचना बंद कर देता था। तो और मेरे पिताजी भी आज दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने भी आखिरी आखिरी में मुझे बहुत सताया। तो मैं
भगवान से प्रार्थना करता था। और रात को 2 बजे 3 बजे मुझे मिलने के लिए बुलाते थे। तो मैं उतने रात को जब जाता था बरसात पानी में कार लेके, तो मैं उनको बोलता था, यार मैं इतना बड़ा वो गाड़ी लेके आता हूँ, बाल बच्चे लेके, तुमको समझता नहीं क्या? बोला कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, और तुम बोला इतने रात को उठ के खड़े हो जाते हो और हंसते। बोला अरे यार याद आ जाती। बोले तो उनको मैं बोलता था, भगवान से हाथ जोड़ो कि जल्दी जल्दी निपट जाओ, कम हो जाओ, जगह खाली करो। तो एक समय आने के बाद में आदमी पूरी तरीके से उसको हिम्मत आ जाती। तो मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे, यार मैं तो रोज भगवान से बोलता, बोले कि भगवान उठा ले, लेकिन भगवान मेरे लिए कहाँ छुपा है मालूम नहीं। बोले और उनकी 94 साल की उम्र हो गई थी। और उन्होंने दोस्तों फोन किए मेरे को रात को 12 बजे कि बोले अरे यार, बोले मेरे को कैसा कैसा लग रहा। बोले तो बोले बाल बच्चे लेके आ जा। तो मैंने 2 दिन पहले ही मेरे बाल बच्चे, बड़ी लड़की वहां पे थी और छोटी लड़की और मेरी मिसेस मैं घर में थे। तो मेरे मिसेस को बोला, यार बोला वो क्या है, बोला वो फालतू बुलाते हैं और कुछ बोला नाटक होता नहीं है, सवेरे बोला फिर वापस आना पड़ता। और उसी दिन वो 1 बजे दोस्तों उनकी डेथ हो गई। 1 बजे मेरे भाई का फोन आया कि बोले दादा बोले निकल गए। तो मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान तूने जो भी निर्णय लिया अच्छा लिया। उनको तकलीफ थी, वो पलंग पे थे, कमर में उनके हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और एक वाल बैठा लेते उनको। तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि भगवान तूने मेरे पिताजी को पीड़ा से बचा लिया। तो वो भी काफी दिन परेशानी झेलना पड़ा। तो वो समय निकल गया। फिर उतने रात को गया मैं और वहां फिर तो मेरे भाई लोग मेरे को डांटने लगे, यार बहू बोले तेरे को कब से फोन कर रहे तू अभी आ रहा। अरे मैं बोला यार मेरी गलती हो गई। तो आने वाला जो परेशानी है ना, ये परेशानी मेरे जिंदगी में रहती नहीं दोस्त। और धीरे धीरे ना वो समय मेरा निकलते रहता। होता क्या है कि मैं अगर ईमानदारी के रास्ते पे चलूं तो बबुल के यहाँ कांटे बहुत आएंगे। ईमानदारी के रास्ते में कांटे जरूर है दोस्तों, लेकिन उसका जो फल है ना, उसका फल बड़ा मीठा होता, उसका फल बड़ा मीठा होता दोस्तों। मैं ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहा और जब तक मेरे दिल में दिमाग में दोस्तों जितने साल निगेटिव थॉट थे, जितने साल मेरे अंदर में गलत भरा था, मैं मेरे मिसेस को बहुत परेशान करता था कि तू जब शराब पीता था, जब कि तू अपने बाप से हिस्सा मांग, अपने बाप से बंटवारा मांग। लेकिन वो समय कभी नहीं आया दोस्त। आखिर मैं शराब पी पी के फुटपाथ पे आ गया, सब बर्बाद हो गया, मिसेज छोड़ के चले गई। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में 15 साल के बाद में मेरे सास भी मर गए, ससुरे भी मर गए, सब मर गए। मेरे साले ने कुछ खेती बेचा और उसमें मेरी मिसेज की सिग्नेचर लग रही थी। तो मेरे मिसेस को वहां बुलाया गया। तो मेरे मिसेस ने मेरे को पूछी कि बोले अपन कितने मांगेंगे, अपन इतना मांगेंगे उतना मांगेंगे, अपन हिस्सा ही मांग लेते ना। बोले मेरे ससुरे के पास में 70-80 एकड़ जमीन है, तो बोले अपन हिस्सा ही मांग लेते, फलाना करेंगे ढिकाना करेंगे। तो मैंने बोला तू मांग के करेंगी क्या? विचारों में परिवर्तन होता है। जब मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम में चलता हूँ ना, तो मेरे विचारों में परिवर्तन होता है और मेरी सोच में बदलाव आता है। तो मेरी मिसेस ने मेरे को बोली कि तुम क्यों ऐसा बोल रहे? मैंने बोला तेरे को 2 लड़कियां थे और तेरे को ऊपर वाले ने सब दिया। आज बोला तेरे तू जो जिंदगी जी रही है, लोगों से अच्छी जिंदगी जी रही है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास में गाड़ी नहीं है, तेरे पास में बोला 4 व्हीलर गाड़ी है तेरे दरवाजे में। तो 4 व्हीलर गाड़ी से तेरी बच्ची बोला ट्यूशन जाती है, घर है, सब कुछ है, बच्ची की शादी नहीं पड़ गई, और तू बोला लेके करेंगी क्या? ये जो भी लेंगी तो चोरों का दान है। बोला तेरे को 2 लड़कियां है। तो मेरी मिसेस की कहीं ना कहीं उसकी अकल ठिकाने थी। बोले सही बात बोल रहे हो, बोले तुम। बोले तो फिर भी मेरे मिसेस ने 1 करोड़ रुपए की वहां पे डिमांड की थी। तो उन लोगों ने वो बीच का रास्ता निकाले। एक ओल्ड टाइमर को लेके गया, उसने समझाया बुझाया और वो बीच का रास्ता निकला। और वहां से भी मेरे को जो चीज के लिए मैं जिंदगी भर भागता रहा, और व्यक्ति अभी मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए। अगर वो मिलता भी था उस समय तो मैं शराब पी के बर्बाद कर देता था और हो सकता था मैं जिंदा भी नहीं रहता था उसका आनंद भोगने के लिए। तो आज मैं
वो समय जब आया तो उनका वो पैसा भी मेरे को मिल गया, और आज मेरी ड्यूटी भी चालू है, और ड्यूटी के ऊपर भी एक एक दिन के हिसाब से जो भी मेरे अंदर बदलाव है, जो भी मेरी जो तरक्की होना है वो होते रही। आज मेरे कंपनी में ऐसे मुकाम पे पहुंचा हूँ कि गए 5-6 साल से मैं जो बोलूंगा, लेबर मैं रखता हूँ, ड्राइवर मैं रखता हूँ, सुपरवाइजर मैं रखता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करने पूरा काम मेरे वाचिंग में है, ठेकेदार मैं रखता हूँ। हर वो काम की जिम्मेदारी मालक ने मेरे ऊपर दे दिया, और मालक हर किसी को यही बात बताता कि बोलते आनंद का जीवन एक पिक्चर की तरह है, उसका अगर तुम शराबीपन देखते थे बोले तो तुम दंग रह जाते थे, क्योंकि शराबीपन में भी मैंने उसके पास जब पीता था तो 1.5-2 साल ड्यूटी किया था, और उसने मेरा शराबी दौर देखा था, और आज मेरी स्थिति देख रहा है कि आज मैं किस तरीके से जीवन बिता रहा हूँ। तो उसके पास में जो भी मेरा फायदा हुआ, जो भी मेरा समय निकलता गया, लेकिन ये सब दोस्तों जब हुआ, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को मैंने छोड़ा नहीं, और यहाँ के ओल्ड टाइमर लोगों को मैंने अपने विचारों में डाला। दोस्तों कौन ओल्ड टाइमर का विचार मेरे को मेरे काम का है। मैं लोगों के घर जा जाके दोस्तों, घर जा जाके मैंने लोगों से प्रश्न पूछा, लोगों से मदद मांगी कि यार मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है और मेरे पीछे ये समस्या है। तो वो समस्या का भी उन्होंने मुझे बताया कि भैया ऐसा ऐसा तुम करो, और आनंद आज का जो समय है ना, ये तुम्हारे साथ में कल नहीं रहने वाला है। तो आज मैं कितनी भी बड़ी समस्या आई, कितना भी बड़ा कुछ हो जाए, तो मैं डगमगाता नहीं हूँ दोस्तों। मैं समस्या को बताता हूँ कि तेरे से बड़ी चीज मेरे पास है, वो है मेरी उच्च शक्ति, वो है मेरा भगवान, और वो है मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के लोग, कि जो मुझे ये मार्ग से निकाल सकते। आज दोस्तों मेरे पास में इतने हथियार है कि अगर कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो मैं किसी को भी उठा के आधे रात को फोन लगाता। कभी विजय भैया को लगाता, कभी दिनेश को लगाता, कभी किसी मेंबर को लगाता, कभी ओल्ड टाइमर को लगाता, या कभी कोई मेरे जो स्पॉन्सी है, आज जितने भी मेरे स्पॉन्सी है, तो मेरे स्पॉन्सी को लगाता, यार मेरे को ना यार कल मेरी ऐसी ऐसी परेशानी है, तो वो परेशानी से मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा, तो इसका कैसा होगा। तो मेरे को बताते रहते वो लोग, यार बाबू घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ में कल फलाने जगह जाएंगे अपन, और फलाने जगह अपन बात करेंगे। बीच में एक लफड़ा हो गया था, बीच में एक लोन था, तो उसकी एक किस्त मेरे हाथ से बाउंस हो गई थी, तो मैंने उसको 2 महीने भरा नहीं। तो वहां गया तो उन्होंने वो मेरा 16-18 लाख का कुछ लोन था, तो 16-18 लाख के लोन के ऊपर में 12 लाख का लोन था, तो 12 लाख के ऊपर में उन्होंने 16 लाख रुपए निकाल दिए थे, तो वो उनके गलती से हो गया था। तो फिर मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के एक मेंबर की मदद लिया। वो लड़का अभी तुम्हारे गोदनी में रहता है, झिंगाबाई टाकड़ी में, वो बैंक में है, बैंक मैनेजर में अच्छी पोस्ट पे हो, प्राइवेट बैंक में। उसको पूछा मैंने, भाऊ बोला ऐसी ऐसी बात हो गई यार, मेरे साथ चलोगे क्या। अरे आनंद भाऊ, मैंने केव्हाही तुमच्या सोबत यायला तयार आहो, कभी भी तुम आधी रात को आओ बोले। दूसरे दिन उसको लेके गया, उसने पूछा कि बोले साहब ये कैसा है, बोले ये तो हमारी तो इतनी किस्त बरोबर है, रेगुलर कस्टमर है तुम्हारा, ऐसा वैसा करके। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, बोले उसके ऊपर गलती से बोले एक जीरो बढ़ गया बोले। तो वो मसला कहीं, वो 40,000 रुपए की जो रिकवरी जो निकल रही थी, 40,000 जो निकल रहे थे, वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो लड़के ने 14,000 के ऊपर उनसे बातचीत करके मुझे 14,000 भरना पड़ा। फिर से मेरा वो सिविल अच्छा हो गया। तो ये सब बातें दोस्तों आते रहेंगी जिंदगी में, समस्याएं आते रहेंगी, परेशानी आती रहेंगी, लेकिन परेशानी एक जगह कभी स्थिर नहीं रहती है। तो परेशानी जितनी भी आती है ना दोस्तों, मैंने उससे डगमगाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं प्रोग्राम को ईमानदारी से ले रहा हूँ और 12 कदमों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ और 12 कदमों पे चल रहा हूँ, तो भगवान मुझे सद्बुद्धि देते रहता दोस्तों। और सक्षम विवेक बुद्धि का काम जो मैं करता हूँ ना, तो वही मेरी जीत है दोस्त। तो ये
दोस्तों एक हारे हुए खिलाड़ी को जितना सिखाता है, कार्यक्रम दोस्तों आध्यात्मिक है, लेकिन कुछ कुछ बातें मुझे मेरे मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, और मेहनत के साथ साथ आप लोगों की बातें पड़ेगी और उसके ऊपर चलने की कोशिश करना पड़ेगा। और मेरे अहंकार को, मेरे ईगो को मेरे को हमेशा दबा के रखना पड़ेगा दोस्तों। जितना मैं यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस में झुकूंगा, जितना मैं झुकने की कोशिश करूंगा, चाहे वो अल्कोहलिक एनोनिमस हो, चाहे परिवार हो, तो उतना मैं दोस्तों ऊपर उठूंगा। आज मेरे समझ में आता है दोस्तों कि कार्यक्रम में मैं जब से आया ना, तो मेरा नुकसान नहीं हुआ। एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों, हर वो दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ में नई खुशियाँ और कुछ ना कुछ अच्छे गुण प्राप्त होते रहते दोस्तों। आज मैं फिजिकल मीटिंग से आया होम ग्रुप के, तो एक लड़के ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो वो बोले, यार मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, बार बार मैं क्यों शराब पीता हूँ। तो मैंने उसको बोला, तेरे को जल्दबाजी है। उसको बताया मैंने कि तेरे साथ में क्यों ऐसा हो रहा करके। तो वो बड़ा खुश हो गए। बोले वो सही बात है। बोला, तेरे को जल्दी लखोपति बनना है, तेरे को जल्दी 12 कदम पे रिकवर होना है, तेरे को अच्छा शेरर बनना है, तेरे को नागपुर में फुल टाइमर लोगों के बीच में खड़ा रहना है, और तेरे को अपने मर्जी से जब तक तू चलेगा तो तू नहीं होगा। जब तक मैं अपना मन और जीवन भगवान के हाथ में नहीं सौंपता दोस्तों, तीसरे कदम के अंतर्गत, तब तक मैं आगे का कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब दोस्तों मेरे साथ बीती हुई बातें और मेरे अनुभव है दोस्तों, कि एक जीरो से निकल के आदमी किस तरीके से वन डे एट ए टाइम के साथ एक एक दिन के हिसाब से अपना समय निकालते गया। और आज दोस्तों तो आज बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। परिवार भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। और चेयरमैन साहब ने दोस्तों मुझे बोलने का मौका दिए। शायद टाइम भी हो गया है, तो फिर से एक बार पायनर ग्रुप का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधीर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बार बार मुझे दोस्तों मेरे जैसे अल्कोहलिक को सुनने की कोशिश करते हैं। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ दोस्तों, मेरे टूटे फूटे अनुभव आपके पास में रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों ने सुना, भाई लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद सुधीर भाई, धन्यवाद।